हेलो। नमस्कार। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपकी तैयारी जोर शोर से और बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले जीएस के जो मुख्य प्रश्न 50 का हमने सेट लिया था, जिसमें से पिछली कक्षा में हमने 25 प्रश्न ही करा पाए थे। कारण ये था कि क्लास का समय ज़्यादा लंबा जा रहा था, जिसके लिए हमने क्लास को 25 प्रश्नों पर रोक दिया था। और आज हमारी जो श्रृंखला स्टार्ट होगी वो 26 से 50 तक जाएगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली क्लास आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि अब जो हमारा पैटर्न चल रहा है आपके लिए, यूपी ग्लोबल कोचिंग के माध्यम से यूट्यूब पर फ्री क्लासेज, प्रैक्टिस सेट और मुख्य प्रश्नों के साथ जो सेट तैयार किए जा रहे हैं वो आपके लिए बेहतर प्रतियोगी परीक्षाओं में अंक हासिल करने के लिए, जो आज के समय में परीक्षाएं चल रही हैं या होने वाली हैं और आगे समय में जो भी परीक्षाएं आने वाली हैं, जो भर्ती से संबंधित जो भी परीक्षाएं होंगी उन सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। और सभी इम्पोर्टेंट मुख्य प्रश्नों को हमने रखा है, जहां जहां से आने की संभावना है या आ चुके हैं और आगे संभावना भी रहेगी, ऐसे प्रश्नों को लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। देखिए स्क्रीन पर आपका जो पहला प्रश्न है, जो कि इससे पिछली वाली कक्षा का 26वां प्रश्न है। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 127। बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा? प्रश्न 26 के लिए सही जवाब क्या होगा? देखिए इसका जो अध्यादेश है, थोड़ा अध्यादेश के बारे में बताऊं कि क्या है अध्यादेश। राष्ट्रपति ऐसे समय में अध्यादेश जारी कर सकता है अध्यादेश जारी कर सकता है जब संसद सत्र में ना हो। सत्र में ना हो, लेकिन इसकी एक कंडीशन है। लेकिन विषय इतना गंभीर व अनिवार्य हो जो संसद सत्र संसद सत्र शुरू होने तक ना टाला जा सके। ये है कंडीशन, जो कि अध्यादेश जारी करने की नौबत कहाँ पर आती है। दूसरी बात, अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जैसा कि प्रश्न में अंकित है। दूसरा, ये जो अनुच्छेद है से संबंधित वो अनुच्छेद है 123। अनुच्छेद 123 में ये कहा गया है भारतीय संविधान के अनुसार कि भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। कब? जब संसद सत्र में ना हो और विषय इतना गंभीर अनिवार्य हो जिसे संसद सत्र शुरू होने तक ना टाला जा सके।
इसके बाद जो अनुच्छेद 21 है वो बताता है संसद में चर्चा पर प्रतिबंध। चर्चा पर प्रतिबंध से संबंधित है। अनुच्छेद 121 संसद में चर्चा पर प्रतिबंध से संबंधित है। अनुच्छेद 125 सर्वोच्च न्यायालय के वेतन भत्ते से संबंधित। वेतन भत्ते से संबंधित अनुच्छेद 125 और अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीशों से संबंधित। तदर्थ न्यायाधीशों से संबंधित। ये 4 अनुच्छेद जो दिए थे हमने आपको क्वेश्चन में, उनके बारे में बता दिया। आप इसे स्क्रीनशॉट लें, नोट डाउन अवश्य करें। अगला प्रश्न, प्रश्न 27, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या है 17, 19, 15, 12। इसका सही जवाब क्या होगा? प्रश्न 27 का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न 27 का सही जवाब क्या होगा? राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की संख्या। देखिए, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों, ये जो मनोनीत करता है राज्यसभा में सदस्य, मनोनीत कितने सदस्य होते हैं? उसका सही जवाब है 12 सदस्य। और ये कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा ये मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कितने सदस्य किए जाते हैं? 12 सदस्य किए जाते हैं, जो कि विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने नाम कमाया हो, कोई कार्य किया हो। वो क्षेत्र कौन कौन से हैं? साहित्य, विज्ञान, कला, साहित्य, विज्ञान, कला और आपका समाज सेवा। 4 क्षेत्रों से 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, जिनका समय 6 वर्ष के लिए होता है। समय 6 वर्ष के लिए। वर्तमान में जो कुल सदस्य हैं 245 सदस्य, और 6 वर्ष का समय होता है। प्रत्येक वर्ष प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते रहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 28, खालिस्तान दे रखा है, को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति है। को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति है। राज्यपाल, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या मुख्यमंत्री? इसका जो सही जवाब होगा वो राज्यपाल। राज्यपाल को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति है। कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 174। अनुच्छेद 174 में ये वर्णित है हमारे भारतीय संविधान के अनुसार कि राज्यपाल को ये शक्ति दी जाती है कि विधानसभा का सत्रावसान वो करने की शक्ति उसके अंदर निहित है। दूसरा, विधानसभा का जो प्रत्येक सत्र होगा, विधानसभा का प्रत्येक सत्र की जो प्रथम बैठक होगी,
की प्रथम बैठक राष्ट्रगान से प्रारंभ होगी। राष्ट्रगान से प्रारंभ व इसकी जो अंतिम बैठक होगी अंतिम बैठक राष्ट्रगीत से होती है। अंतिम बैठक राष्ट्रगीत से समाप्त होती है। आपको इसमें कमेंट करके बताना है कि हमारा राष्ट्रगान के रचयिता कौन है और इस राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। इसे टाइप करेंगे आप। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, स्क्रीनशॉट लें। प्रश्न 29, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल, 23 मई, 18 जून, 29 जुलाई। बताइए प्रश्न 29 का सही जवाब क्या होगा? इसका जो सही जवाब होगा, 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई 2010 में 29 जुलाई 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में बाघ सम्मेलन हुआ। और जिसमें यह तय किया गया कि प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 29 जुलाई सन 2010 को। इक्कीस अप्रैल को क्या मनाया जाता है? सिविल सेवा दिवस। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस अभी मनाया गया है। 21 अप्रैल 2023 को सिविल सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस बार जो 2023 की थीम है, 2023 की थीम वो थी विकसित भारत। ये आपके करंट अफेयर के हिसाब से क्वेश्चन ठीक रहेगा। विकसित भारत इसकी थीम थी, विकसित भारत। और जो 23 मई है उसके लिए मनाया जाता है विश्व कछुआ दिवस। विश्व कछुआ दिवस। विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया जाता है। 18 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक दिवस मनाया जाता है। स्क्रीनशॉट लें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न 30, भारत का पहला वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन ग्लोबल मोबिलिटी समिट कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली, पुणे, लखनऊ, मुंबई। बताइए प्रश्न 30 का सही जवाब क्या होगा? 7 से 8 दिसंबर 7 से 8 दिसंबर दिसंबर नहीं 7 से 8 सितंबर
सन 2018, सन 2018 को भारत का पहला वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन ग्लोबल मोबिलिटी समिट कहाँ आयोजित किया गया था? ये आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। अगला प्रश्न, प्रश्न 31, नाबार्ड, नाबार्ड NABARD, नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक फॉर एग्रो एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एसेट एंड रूरल डेवलपमेंट, न्यू बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। बताइए प्रश्न 31 का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड का पूरा नाम। इसकी स्थापना, इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982 को मुंबई महाराष्ट्र में की गई थी। मुंबई महाराष्ट्र में की गई थी। और किसकी सिफारिश पर? शिवरामन समिति, समिति की सिफारिश पर। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था इसका ग्रामीण क्षेत्र का विकास, ग्रामीण क्षेत्र का विकास। स्क्रीनशॉट लें। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 32, निम्नलिखित देशों में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है? निम्नलिखित देशों में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है? ब्राजील, अमेरिका, रूस, भारत। दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार किस देश में है? ब्राजील, अमेरिका, रूस, भारत। देखिए दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार प्लांट होशियारपुर, पंजाब में है। होशियारपुर पंजाब में है। और पंजाब भारत। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भारत, पंजाब में है। अगला प्रश्न, प्रश्न 33, ग्रीन कार्ड योजना का संबंध है। ग्रीन कार्ड योजना का संबंध है। ये बहुत पुरानी योजना है जिसका संबंध है परिवार नियोजन से। सन 1985 में ये योजना चलाई गई थी। आज के समय में ये योजना फेल हो चुकी है। जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है। ये योजना जो है 26 जनवरी सन 1985 को लागू की गई थी। मतलब ये योजना चालू हुई थी 26 जनवरी सन 1985 को।
तो शुरू की गई थी और आज ये योजना फेल हो चुकी है। अगला प्रश्न, प्रश्न 34, गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन। बताइए प्रश्न 34 का सही जवाब क्या होगा? देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन, एक एक करके बता दे रहा हूँ, नंबर डाल दे रहा हूँ इनके ऊपर, तीनों के बारे, चारों के बारे में बता रहा हूँ। पहला जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसमें क्या हुआ था? गांधी जी तथा इनके 78 अनुयायियों के साथ, इनके 78 अन्य अनुयायियों, 78 अन्य अनुयायियों ने 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 अहमदाबाद से गुजरात में, अहमदाबाद से 241 मील, 241 मील की दूरी पर नमक कानून तोड़ा, नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा, जो कि सत्याग्रह आंदोलन का हिस्सा था। नमक कानून तोड़ा। दूसरा आपका आता है चंपारण सत्याग्रह। ये आपका बिहार के चंपारण जिले में, चंपारण जिले में चलाया गया सन 1917 में, और ये भारत का पहला सत्याग्रह भी था। भारत का पहला सत्याग्रह भी था। तीसरा तीसरा आता है भारत छोड़ो आंदोलन। ये एक घटना है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, विश्व युद्ध के दौरान 8 अगस्त सन 1942, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। किसके लिए, क्यों चलाया गया? ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। इसके बाद आपका चौथा जो है असहयोग आंदोलन, ये अंग्रेजों की यानी ब्रिटिश साम्राज्य की ज्यादतियों 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 का विरोध करने के लिए सन 1920 में चलाया गया, का विरोध करने के लिए सन 1920 में। तो आपसे पूछा है गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था, तो वो आपका सही जवाब है सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक हिस्सा था, जिसमें गांधी जी और उनके 78 अनुयायियों के साथ उन्होंने दांडी मार्च निकाला था, और जिसमें 241 मील की दूरी पर उन्होंने नमक बना करके नमक कानून का उल्लंघन किया था। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 35, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? S.H. वात्स्यायन, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत,
डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। बताइए प्रश्न 35 का सही जवाब क्या होगा? इसका जो सही जवाब होगा सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए सन 1968 में सन 1968 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए सन 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी से सम्मानित किया गया और इन्हें पद्म भूषण भी मिल चुका था। पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका था। पद्म भूषण भी मिल चुका है। अगला प्रश्न, प्रश्न 36। ए क्रिकेटिंग लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? टॉनी ग्रेन, क्रिस्टोफर मार्टिन जॉकिंस, सुनील गावस्कर या कपिल देव? प्रश्न 36 का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न 36 का सही जवाब, इसका सही जवाब होगा क्रिस्टोफर मार्टिन जॉकिंस, ए क्रिकेटिंग लाइफ नामक पुस्तक के लेखक। अगला प्रश्न, प्रश्न 37। लौ स्त्री के नाम से जाने जाने वाली महिला। लौ स्त्री के नाम से जाने वाली महिला, जाने वाली महिला। इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, मार्गरेट थेचर, एनी बेसेंट। बताइए लौ स्त्री के नाम से कौन सी महिला जानी जाती है? और यहाँ जो बात हो रही है प्रश्न के लिए वो विश्व लौह स्त्री के लिए हो रही है, यानी विश्व में लौह स्त्री के नाम से जाने जाने वाली महिला जानी जाती हैं वो है आपकी मार्गरेट थेचर। इसका जो सही जवाब होगा मार्गरेट थेचर। देखिए इंदिरा गांधी जो थी स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वतंत्र भारत की, और इन्हें भारत की लौह स्त्री के नाम से भी जाना जाता है। भारत की लौह स्त्री, भारत की लौह स्त्री के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा आता है आपका सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। प्रथम महिला राज्यपाल। मार्गरेट थेचर विश्व की लौह स्त्री के नाम से जानी जाती हैं। इसके बाद एनी बेसेंट आयरन लेडी के नाम से जानी जाती हैं, जो कि लंदन से थी। आयरिश क्षेत्र की महिला कहाँ से थी? ये लंदन से थी और कांग्रेस अधिवेशन में ये अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। एनी बेसेंट। जो आपकी मार्गरेट थेचर थी ये कहाँ से थी? ये थी आपकी यूनाइटेड किंगडम की पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। यूनाइटेड किंगडम की पूर्व प्रधानमंत्री। स्क्रीनशॉट ले। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 38। कथक किस राज्य का लोक नृत्य है? कथक किस राज्य का लोक नृत्य है? तमिलनाडु, केरल,
उत्तर प्रदेश, असम। बताइए प्रश्न 38 का सही जवाब क्या होगा। देखिए तमिलनाडु का जो नृत्य, शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, प्रसिद्ध नृत्य है ये तमिलनाडु का। केरल का कथकली। उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का आपका आता है कथक, 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 रासलीला, रासलीला, नौटंकी, चरगुला, नौटंकी, चरकुला, नौटंकी, चरकुला। और एक रह गया आपका असम। असम का जो लोक नृत्य है वो आपका बिहू। इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। प्रश्न 38, कथक किस राज्य का लोक नृत्य है, तो वह उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न, सरदार पटेल स्टेडियम कहाँ स्थित है। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली। सरदार पटेल स्टेडियम कहाँ स्थित है। इसका एक ऑप्शन इसमें से कर लीजिए, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। देखिए सरदार पटेल स्टेडियम का जो वर्तमान नाम है, इसका नाम चेंज हो चुका है 24 फरवरी 2021 को। 24 फरवरी 2021 को इसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। जो कहाँ पर स्थित है ये आपका अहमदाबाद, गुजरात। अहमदाबाद, गुजरात। अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। दूसरा, ये विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भारत का भी है। ये विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम विश्व का और भारत का भी है। ये भारत का भी सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है ये। इसका सही जवाब क्या होगा। न मुंबई, न चेन्नई, न कोलकाता, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा, कहाँ स्थित है, अहमदाबाद गुजरात में। वर्तमान नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अगला प्रश्न, गगनम नृत्य शैली कौन से देश की है। गगनम नृत्य शैली कौन से देश की है, बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा। फटाफट इसका कमेंट कीजिए। प्रश्न 40, गगनम नृत्य शैली कौन से देश की है। दक्षिण कोरिया, जापान, चीन, अमेरिका। इसका सही जवाब होगा दक्षिणी कोरिया। और जापान की जो नृत्य शैली है वो है आपकी काबुकी, काबुकी। ये यहाँ की नृत्य शैली है जापान की। चीन की है आपकी ड्रैगन डांस, चीन की ड्रैगन डांस। और अमेरिका की जो शैली है आपकी सालसा नृत्य, सालसा नृत्य। इसका सही जवाब होगा दक्षिणी कोरिया की जो नृत्य शैली है
वह गगनम। अगला प्रश्न, प्रश्न 41, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद, अर्थशास्त्र, रामायण, महाभारत। आपको जानकारी है इसकी कि जो लिया सत्यमेव जयते लिया गया है आपका मुंडकोपनिषद से। किसने लिया था पहली बार ये? पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय। और इसका जो नारा लगाया गया था सत्यमेव जयते का नारा, सत्यमेव जयते का नारा 1918 में लगाया, 1918 में लगाया गया था। बाकी जो नीचे बचे, अर्थशास्त्र, ये जो रचयिता हैं कौटिल्य, एडम स्मिथ का नाम आता है कौटिल्य। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि। महाभारत के रचयिता वेद व्यास। स्क्रीनशॉट लेते रहें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 42, सिखों के अंतिम गुरु थे? सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर। बताइए सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु रामदास जो थे वो सिखों के चौथे गुरु थे। सिखों के चौथे गुरु। और जो गुरु गोविंद सिंह थे, गुरु गोविंद सिंह 10वें, 10 गुरु रह चुके हैं इनके, 10वें व अंतिम गुरु। 10वें व अंतिम गुरु। और गुरु अर्जुन देव जो थे वो 5वें गुरु थे। 5वें गुरु थे। और गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु। गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे। गुरु तेग बहादुर के बाद उनके बेटे गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर का जो शीश जहांगीर द्वारा काटा गया, जिसके बाद गुरु गोविंद सिंह सिखों के नए 10वें व अंतिम गुरु बने। इसका आप स्क्रीनशॉट लें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 43, विटामिन के की कमी से, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रक्त का थक्का ना जमना, रक्त का थक्का ना बनना, रक्त का थक्का मतलब रक्त बहता रहता है, ना रुकना, रतौंधी, बेरी बेरी। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? विटामिन के की कमी से होने वाला रोग है आपका रक्त का थक्का ना बनना। और जो स्कर्वी जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। और जो रतौंधी है वो आपका विटामिन ए की कमी से होता है। और बेरी बेरी जो है वो आपका विटामिन B1 की कमी से होता है। B1 की कमी से होने वाला रोग बेरी बेरी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 44, प्रश्न 44, बैडमिंटन किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बैडमिंटन किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये आपका सही जवाब है इसका मलेशिया। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। और चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है।
टेबल टेनिस, और रूस का जो राष्ट्रीय खेल है वो शतरंज फुटबॉल है। शतरंज, शतरंज फुटबॉल। अगला प्रश्न, प्रश्न 45। लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार किसके पाचन में सहायक होती है? प्रोटीन, स्टार्च, फाइबर, वसा। बताइए प्रश्न 45 का सही जवाब क्या होगा? प्रोटीन का जो काम होता है हमारे शरीर के अंदर, शरीर की जैव रासायनिक, जैव रासायनिक क्रियाओं का संचालन करना, क्रियाओं का संचालन, संचालन करना। स्टार्च, स्टार्च लार इसको पचाता है। लार पचाता है किसको? स्टार्च को। फाइबर, फाइबर वो पदार्थ होते हैं जो बिना पचे, बिना पचे बाहर निकल जाते हैं। बिना पचे, बिना पचे आंत के द्वारा, आंत के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर निकलना फाइबर कहलाते हैं। जैसे मोटे अनाज, अनाज, रोटी, और आपके फलों के छिलके वगैरह, या कोई ड्राई फ्रूट है उनके छिक्कल वगैरह, दाल, खाद्य वस्तु जो कि पाचन क्रिया ना हो पाए उनकी, और इन्हें आंत के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। वसा का काम क्या होता है? और एक प्रकार का ये फाइबर जो है वो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट जो पचता नहीं है, जो पचता नहीं है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है? इनकी उपस्थिति से कब्ज बन जाती है, पेट में कब्ज उत्पन्न हो जाती है। वसा का काम क्या होता है? शरीर को क्रियाशील बनाए रखती हैं ये। शरीर को क्रियाशील बनाए रखना, क्रियाशील बनाना। इसे आप स्क्रीनशॉट लें, नोट करें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 46। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा क्या है? उच्छल तारा है, ग्रहिका है, विस्फोटी तारा है, या ब्लैक होल है? देखिए पुच्छल तारा क्या होती हैं? चमकते हुए खगोलीय पिंड, चमकते हुए वे खगोलीय पिंड जिनकी पूंछ पुच्छल तारा कहलाती हैं। ग्रहिका, क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह, खगोलीय पिंड। जो ब्रह्मांड में
ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं। विचरण करते रहते हैं। स्फुटी तारा, विस्फोटी तारा, जब किसी तारे का जीवन काल पूरा हो जाता है, जीवन काल पूरा हो जाता है, तो वह विस्फोट हो जाता है और इसका मलबा ब्रह्मांड में फैल जाता है। इसका मलबा ब्रह्मांड में फैल जाता है। महानोवा इसका एक उदाहरण है। महानोवा, जो कि सुपरनोवा के नाम से जाना जाता है। महानोवा, सुपरनोवा, इसका जो सही जवाब होगा विस्फोटी तारा। सुपरनोवा क्या है? एक महानोवा है और जो कि विस्फोटी तारा होता है। ब्लैक होल क्या होते हैं? ब्लैक होल काले छिद्र जिसे कहते हैं, और ये इनकी संख्या ब्रह्मांड में 100 मिलियन से ज्यादा है। 100 मिलियन से ज्यादा है। 100 मिलियन से ज्यादा है। 100 मिलियन से इनकी संख्या ज्यादा है ब्लैक होल की, और जो पृथ्वी से लगभग 1600 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। इसका आप स्क्रीनशॉट लें। इंपॉर्टेंट तथ्यों के साथ हम प्रश्नों को करा रहे हैं, और क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं, अभी अभी जुड़े हैं, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली क्लास आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 47, अमोनिया का एक गुण कौन सा होता है? ये जल में अम्लीय होती है। अम्लीय मतलब जल में घुलती नहीं है। ये गंध रहित गैस है, इसमें गंध नहीं पाई जाती है। ये पीत गैस होती है, पीले रंग की। इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस में नीला हो जाता है। इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है। ये नीला लिखा है, लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है, जो कि पीएच सूचक होते हैं। लाल लिटमस पत्र, जो लिटमस पेपर होता है, वो पीएच सूचक होते हैं। इनसे पीएच का पता चलता है, पीएच मान का, कौन क्षारीय कौन अम्लीय है। फिलहाल हमें ये देखना है कि अमोनिया का एक इसमें से कौन सा गुण है। तो ये इसका सही जवाब होगा प्रश्न 47 के लिए। देखिए अमोनिया क्या होती है? एक तीक्ष्ण गंध वाली, तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है। अमोनिया जो है वो एक तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है। एक तथ्य तो आपका ये हो गया। दूसरा तथ्य, हवा से हल्की होती है। ये हवा से हल्की होती है, मतलब वायु से हल्की होती है। और इससे काम क्या होता है? रासायनिक खादों का निर्माण। रासायनिक खादों का निर्माण। इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है। ना तो जल में अम्लीय होती है, जल में विलय होती है, और गंध रहित, इसमें गंध नहीं पाई जाती, जबकि गंध पाई जाती है, पीत गैस होती है। इसका सही जवाब है डी ऑप्शन। ये इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है। अगला प्रश्न।
प्रश्न 48, इनमें से कौन विषम है? इनमें से विषम कौन है? संगमरमर, चाक, चूना, भुजा चूना। तो इसका सही जवाब क्या होगा प्रश्न 48 का? देखिए संगमरमर इसमें यहाँ पर विषम है, चाक और भुजा चूना और चूना ये एक ही तत्व होते हैं। चूना, भुजा चूना, चूने से भुजा चूना और भुजा चूने से चाक बनाया जाता है। संगमरमर एक विशेष प्रकार का पत्थर होता है जो कि कायांतरित शैलों से बने होते हैं। कायांतरित शैल से बना होता है संगमरमर, इसका परिणाम है। और इसका ये जो संगमरमर है ये शब्द किसका है? ये फारसी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है आपका संगमरमर। ये कायांतरित शैलों का के टूटने से बनने वाला एक परिणाम होता है। इस फारसी भाषा का शब्द जो है संगमरमर, इसका जो अर्थ होता है इसका मुलायम पत्थर, मुलायम पत्थर। संगमरमर कितने प्रकार का होता है? ये 3 प्रकार के होते हैं संगमरमर। कौन कौन से? सफेद संगमरमर, सफेद संगमरमर, रंगीन संगमरमर और छितदार, छितदार संगमरमर। 3 प्रकार के संगमरमर होते हैं। बाकी जो बचे चाक, चूना, भुजा चूना, ये आपके चूना ही होते हैं, भुजा चूना, चूना और चाक। अगला प्रश्न, प्रश्न 49, मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? मूल अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 4, भाग 5, भाग 2 और भाग 3। वर्तमान में जो हमारे भाग हैं संविधान में 22 भाग हैं और लगभग 400 से ज्यादा अनुच्छेद हैं, 400 से ज्यादा अनुसूचियां हैं। देखिए भाग 4 में क्या है? भाग 4 में बोले तो डीपीएसपी, डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य को किस तरीके से चलाया जाए, बेहतर से बेहतर कैसे बनाया जाए, राज्य की प्रजा के लिए क्या करना चाहिए, क्या कर्तव्य हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वर्णन है भाग 4 में। और इसके जो अनुच्छेद हैं वो अनुच्छेद हैं आपके अनुच्छेद 36 से 51 तक। भाग 5, भाग 5 में क्या वर्णन है? भाग 5 आपका संघ से संबंधित है, संघ पालिका से संबंधित है। और इसमें जो अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 52 से 151 तक इसमें अनुच्छेद हैं। भाग 2 में क्या है? भाग 2 में भारत नागरिकता से संबंधित है। ये भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। और इसमें जो अनुच्छेद हैं नागरिकता के लिए वो आपके अनुच्छेद हैं 5 से 11 तक, 5 से 11 तक अनुच्छेद हैं। और भाग 3 में आपका आता है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, मूल अधिकार भाग 3 में, जिसमें अनुच्छेद हैं आपके 12 से 35 तक, 12 से 35 तक अनुच्छेदों का वर्णन मूल अधिकार के लिए भाग 3 में है। और ये जो लिए गए हैं मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, ये आपके अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं मूल अधिकार। और नागरिकता का जो प्रावधान है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है।
एकल नागरिकता का प्रावधान है। और आपका जो संघ की कार्यपालिका है, इसके बाद राज्य के नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी, ये आपके आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। दूसरी बात, भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ब्रिटेन में अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसका जो सही जवाब होगा, मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? वो आपके भाग 3 में वर्णित हैं। भाग 3 में वर्णित हैं। भाग 4 में डीपीएसपी, इसके बाद भाग 4 का जो कि अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्यों से संबंधित है। भाग 4 का मूल कर्तव्य, और वो कितने हैं? आपको इसके लिए कमेंट में इसका जवाब देना है कि हमारे भारतीय संविधान में जो आपके मूल कर्तव्य हैं उनकी संख्या कितनी है, इसे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, 50वां प्रश्न, हमारी बेटी उसका कल योजना कब लागू की गई? 2012, ये 2012 और 12 दो बार टाइप कर दिया इसमें, 2012, एक इसमें 2013 कर लो, 2012, 2013, 2014, 2015। हमारी बेटी उसका कल योजना कब चालू की गई थी? ये हमारी बेटी उसका कल, ये जो योजना थी, ये योजना उस समय मुख्यमंत्री थे युवा मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री, जो कि वर्तमान में पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश की युवा लड़कियों के लिए विवाह सहायता देने के लिए, विवाह सहायता देने के उद्देश्य से यह योजना 10 दिसंबर सन 2012, 10 दिसंबर 2012 को रामपुर में चलाया गया, रामपुर में शुरू की गई थी ये योजना। मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय में उनके जयंती पर इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव ने इस योजना का शुभारंभ 10 दिसंबर 2012 उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया था। तो इसका जो सही जवाब होगा, ए ऑप्शन हमारा सही है। 2012 में इस योजना का शुभारंभ किया गया। तो दोस्तों, ये था हमारा प्रैक्टिस सेट के तरीके का एक महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ तैयार किया गया एक जीके का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको इतिहास, भूगोल, नागरिक अर्थशास्त्र, पॉलिटी, इकोनॉमी और आपकी सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को रखा गया। और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ एक नए सेट के लेकर हम आपके सामने पुनः आएंगे। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली क्लास आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं दोबारा एक नए
सेट के साथ और अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।